बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अब्दुर्रहमान और आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। और ना सिर्फ ऑर्गेनल इम्पॉर्टेंट है बल्कि आपके लिए ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, और 2 शॉर्ट क्वेश्चंस इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। तो डिटेल्स, लेट्स गो टू द व्हाइट बोर्ड। जी स्टूडेंट्स, the organelle is mitochondria. Okay, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुनते ही सबसे पहले नंबर पे हमारे जहन में एक बात आती है और वो ही इसका एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता है, एंड दैट इज व्हाट इट इज द पावर हाउस ऑफ the cell. Okay, why it is known as powerhouse of the cell, ये अभी डिटेल में मैं आपको बताता हूँ, बट वन बाय वन जो सीक्वेंस है इसके स्टेप्स का उसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हु डिस्कवर्ड द माइटोकॉन्ड्रिया? डिस्कवरी, इसमें स्टूडेंट्स जो पहले साइंटिस्ट जिसका नाम कोई खास मारूफ नहीं है, he was known as Altman, और इसने माइटोकॉन्ड्रिया को जब देखा तो देखने के बाद इसने नाम दिया इनको बायोब्लास्ट्स। बायो लाइफ, ब्लास्ट्स नॉर्मली बिल्कुल जो बिगिनिंग पे सेल्स होते हैं उनको कहा जाता है, ऑलराइट। बट यहां पे इससे मुराद ये था कि जिंदगी को चलाने वाला। तो जिंदगी को चलाने वाला से क्या मुराद है कि लाइफ प्रोसेसेस को चलाने वाला। लाइफ प्रोसेसेस की कंटिन्यूटी के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज एनर्जी। तो एनर्जी प्रोवाइड करता है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, फिर जिस नाम से आप लोग फेमिलियर हैं दैट इज बेंडा, और इसके फेमस होने की वजह यह है कि ये जो टर्म हम लोग यूज कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, इट वाज एक्चुअली नेम्ड बाय दिस साइंटिस्ट, कॉइंड द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो नाम है इसका, ये बेंडा ने दिया था। डिस्कवरी के बाद जो अगली बात है दैट इज अबाउट इट्स मॉर्फोलॉजी, कि अगर आप किसी सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को देखना चाहें तो किस शक्ल में नजर आ सकता है। ओके, तो दे कैन बी ऑब्जर्व्ड एज वेसिकल्स, दे कैन बी ऑब्जर्व्ड एज रॉड्स, एंड समटाइम्स दे आर आल्सो सीन एज फिलामेंट्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये इसकी मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स हो सकती हैं, जिसमें जो वेसिकल्स हैं दे ऑलवेज अपीयर राउंड, ओके, स्फेरिकल नजर आएंगे आपको। जो रॉड्स हैं दे आर इलोंगेटेड ओवल स्ट्रक्चर्स, इस तरह के नजर आएंगे। और जो फिलामेंट्स हैं दे आर ऑलवेज ट्यूब लाइक एंड मोर इलोंगेटेड एंड सिलेंड्रिकल। और इनकी खसूसियत ये है कि इनके अंदर जो मेम्ब्रेनस इनफोल्डिंग्स हैं वो हमेशा विजिबल होती हैं। ऑलराइट, ये तो इसकी मॉर्फोलॉजी की बात है कि अगर ये डिफरेंट शेप्स में नजर आए डिफरेंट सेल्स के अंदर तो ये पॉसिबल 3 शक्लें हो सकती हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में दिस यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल कंसिस्ट्स ऑफ अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। 2 मेम्ब्रेन्स पे मुश्तमिल इसकी साख्त है, और इन दोनों मेम्ब्रेन्स में द फर्स्ट वन इज द आउटर मेम्ब्रेन, बाहर वाली जो सारी की सारी सतह के ऊपर मौजूद है। दिस आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड इट बिहेव्स जस्ट लाइक एन एनवेलप। ओके, ये सिर्फ उसको कवर कर रही है और कवर करके बाउंड्री वाले काम कर रही है। लेकिन एक स्पेशल बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पे, इट कंटेन्स स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स कॉल्ड पोरिन्स। ओके, इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो बेशक स्मूथ है, लेकिन स्मूथ होने के साथ साथ ये परमिएबिलिटी को बढ़ाने के लिए इसके अंदर स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स मौजूद हैं, दैट आर नोन एज पोरिन्स, जो कि न्यूट्रिएंट्स को, कार्बोहाइड्रेट्स हैं या फैटी एसिड्स हैं या एसिटाइल CoAs हैं, इनको
एंट्री देने के लिए यहां पे मौजूद हैं. ओके, देन वी विल टॉक अबाउट द इनर मेम्ब्रेन. अंदर वाली मेम्ब्रेन, दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, बहुत ज्यादा पेचीदा है, और यही माइटोकॉन्ड्रिया की जो सक्सेस है एज अ पावर हाउस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, जब इनर मेम्ब्रेन की बात करते हैं हम, तो द फर्स्ट पॉइंट दैट कम्स इनटू आवर माइंड्स इज, जो पहली बात हमारे ज़हन में आ रही है वो क्या है? इट फॉर्म्स इनफोल्डिंग्स, एंड दीज इनफोल्डिंग्स आर कॉल्ड क्रिस्टी. ओके, इससे पहले एक वर्ड हम पढ़ चुके हैं जो इससे मिलता जुलता है, दैट इज सिस्टर्नी. ओके, सिस्टर्नी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्जी बॉडीज की मेम्ब्रेन्स को कहेंगे. क्रिस्टी इज स्पेसिफाइड फॉर द माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन. ओके स्टूडेंट्स, फिर इनफोल्डिंग्स के साथ, इनफोल्डिंग्स की भी इनर साइड पे, ऑन द इनर सरफेस of Christie, F1 particles are present. F1 particles को इससे पहले जूनियर क्लासेस में आप एलिमेंट्री पार्टिकल्स के नाम से पढ़ चुके हैं. और अगली सीनियर क्लासेस में जाके आप इनको ऑक्सीसोम्स के नाम से पढ़ेंगे इंशाल्लाह. ओके स्टूडेंट्स, अब ये तो हमने थोड़ी सी बात की है इस इनफोल्डेड स्ट्रक्चर की, लेकिन इस इनफोल्डेड स्ट्रक्चर को अगर हम यहां पे देख लें तो और ज्यादा आसानी हो जाएगी समझने के लिए. मैं यहां पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने लगा हूं माइटोकॉन्ड्रिया का. दिस माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ओके, ये अगर इसको हम एक सेक्शन की फॉर्म में कटे हुए देखें तो हमें नजर आता है कि दिस इज अ सेक्शन. इसको हमने यूं काट लिया है, और काटने के बाद अब जो इसकी इनर मेम्ब्रेन है वो हमें नजर आ रही है इस तरह से इनफोल्डिंग्स बनाते हुए. ओके, और दीज आर क्रिस्टी. अब देखें, ये वाला जो सारे का सारा पोर्शन है, दिस इज द पेरिफ्री, ये बाहर वाला हिस्सा है इस माइटोकॉन्ड्रिया का. ओके, द आउटर मेम्ब्रेन इज the smooth membrane. all right, outer membrane है इसकी, तो इसको हम smooth membrane भी कह सकते हैं. the inner membrane is the infolded membrane. इस infolded membrane के ऊपर अंदर वाली साइड पे, ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखनी है, छोटे छोटे नोब लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ सकते हैं आपको इस तरह से. these knob like structures, they are what? F1 particles. Okay, these structures are known as F1 particles or oxysomes. Okay students, तो ये 3 स्ट्रक्चर्स अभी तक हमने सिर्फ इसमें लेबल किए. अब जो कुछ हिस्सा ऐसा भी है कि जो किसी मेम्ब्रेन के साथ कवर्ड नहीं है बल्कि दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान में है, तो इस एरिया को हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस. इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस. ओके, दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान वाली जो खाली जगह है. फिर स्टूडेंट्स, जो इनर मेम्ब्रेन है F1 पार्टिकल्स वाली साइड, इट इज फिल्ड अप विद अ मैट्रिक्स. सारे का सारा यहां पे ग्राउंड सब्सटेंस मौजूद है, और इस ग्राउंड सब्सटेंस को हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. ओके, अब ये हमारे पास एक बेसिक सा स्केच आ गया यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया का. आपके ख्याल में ये जो सबके सब स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें से कोई पॉइंट, कोई बात मिसिंग है यहां पे? ओके, जो बेसिक स्ट्रक्चर आपने अभी तक प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है उसके अकॉर्डिंगली तो कुछ भी नहीं है. ऑलराइट, बट यहां पे एक नई चीज मैं ऐड करने लगा हूं, और वो क्या है? इनसाइड द इनफोल्डिंग्स
the mitochondria, it has its own DNA and its own ribosomes. All right students, ये एक नई बात आपके लिए आ गई है और ये क्या है? The mitochondria has its own mitochondrial DNA and it has its own mitochondrial ribosomes. All right. अब सवाल ये पैदा होता है, why does the mitochondria possess these structures? माइटोकॉन्ड्रिया के पास ये डीएनए या ये राइबोसोम्स क्या कर रहे हैं? जबकि हम तो कह रहे हैं कि ये यूकैरियोटिक सेल है, तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो तो हमेशा न्यूक्लियस के अंदर होता है और जितनी भी प्रोटीन्स बनवानी होती हैं, प्रोटीन सब की सब राइबोसोम्स बना के देते हैं. तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंडिविजुअली क्यों ये चीजें नए सिरे से नजर आ रही हैं? तो इसके लिए स्टूडेंट्स एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको याद रखना होगा और वो क्या है? Why the mitochondria is known as self-replicating organelle और एक और नाम भी इसके साथ ही साथ याद रखेंगे. Why mitochondria is known as endosymbiotic organelle. Okay? अब ये दो टर्म्स आपके सामने आ चुकी हैं. पहली बात सेल्फ रेप्लिकेटिंग, उसके नाम से समझ आती है कि ये एक ऐसा ऑर्गेनल है जिसको 1 से 2 और 2 से 4 में तकसीम होने के लिए न्यूक्लियस के जेनेटिक मटेरियल पे इन्हिसार नहीं करना पड़ता. ये खुद से रेप्लिकेट कर सकता है, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से फर्दर तकसीम होता रहेगा. अब डिपेंड करता है कि किसी भी सेल को जब ज्यादा एनर्जी की जरूरत है और उसके पास न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद हैं, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई होगी, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? खुद से ही रेप्लिकेट करेगा अपने डीएनए की जेनेटिक इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए. ऑलराइट. फिर जो दूसरी बात यहां पे लिखी है मैंने, दैट इज एंडोसिम्बायोटिक ऑर्गेनल. ओके, इसके लिए एवोल्यूशनिस्ट ने, वो साइंसदान जो इर्तका पढ़ाते हैं और जो स्टडी कर चुके हैं, उन्होंने कहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया असल में यूकैरियोटिक सेल का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये एक इंडिपेंडेंट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हुआ करता था किसी जमाने में, और इसको किसी यूकैरियोटिक अमीबा की तरह के सेल ने निगल लिया और उसके बाद फिर इन्होंने म्यूचुअल बेनिफिट्स देने शुरू कर दिए. इसने एनर्जी बना के देनी शुरू कर दी और दूसरे सेल ने शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स इसको देना शुरू कर दिए. तो उसको कहते हैं कंसेप्ट ऑफ एंडोसिम्बायोसिस. ओके, उस एंडोसिम्बायोसिस को जहन में रखते हुए इस ऑर्गेनल का नाम हमने रख दिया है एंडोसिम्बायोटिक ऑर्गेनल. ओके, अब शॉर्ट क्वेश्चन क्या बना? व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल और व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज एंडोसिम्बायोटिक ऑर्गेनल. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो जवाब बहुत आसान है, मैं यहां पे लिख देता हूं आपके लिए. माइटोकॉन्ड्रिया contain its own DNA and ribosomes, that is its basic metabolic machinery That's why it is known as self-replicating or endosymbiotic organelle. Alright students, इसके पास इसका अपना जेनेटिक मटेरियल है, इसके पास इसके अपने राइबोसोम्स मौजूद हैं. जेनेटिक मटेरियल मैसेज भेजेगा और राइबोसोम्स उसके अकॉर्डिंगली प्रोटीन्स बनाएंगे. फॉस्फोलिपिड्स इसको साइटोप्लाज्म प्रोवाइड करेगा और जब चाहे माइटोकॉन्ड्रिया 1 से 2 में रेप्लिकेट कर सकता है. ऑलराइट, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल. फिर इसके बाद स्टूडेंट्स, अगर हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलें, तो डीएनए और राइबोसोम्स दे आर सराउंडेड बाय व्हाट? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. ओके, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स क्या चीज है? That is the ground substance that is filling the space between the cristae. Okay,
जो इसके सारे के सारे इनफोल्डेड मेम्ब्रेन्स हैं उनके दरमियान जितनी खाली जगह है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ने फिल अप कर ली हुई है। बट फिल अप करने के साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में है क्या, तो उसके लिए एक स्टेटमेंट याद रखेंगे, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स contains enzymes organic and inorganic salts, nutrients and substrates that will be used in different metabolic reactions. Okay? अब जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ये सब चीजें मौजूद हैं, एंजाइम्स भी हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी मौजूद हैं और फिर न्यूट्रिएंट्स और डिफरेंट सबस्ट्रेट्स भी मौजूद हैं, तो ये सब के सब कहां पे काम आ रहे हैं, इसके लिए हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ऑलराइट, फंक्शंस, माइटोकॉन्ड्रिया करता क्या है? तो फंक्शंस में स्टूडेंट्स द सेकंड short question of this topic and it is one of the most important short questions of this chapter. बहुत मर्तबा रिपीट होता है ये बोर्ड के क्वेश्चंस के अंदर। Why mitochondria is known as powerhouse of the cell? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहते हैं? इसका जवाब क्या हो सकता है? यस, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, तवानाई दे रहा है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, सेल्स के अंदर एनर्जी इज फाउंड ओनली इन वन फॉर्म एंड दैट इज व्हाट? यूजेबल एनर्जी। जो एनर्जी करेंसी है दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट्स। ओके, तो इसको मैं पॉइंट्स में लिखने लगा हूं स्टूडेंट्स। सबसे पहले नंबर पे द माइटोकॉन्ड्रिया इट परफॉर्म्स अ फंक्शन known as oxidative phosphorylation. Okay, what is oxidative phosphorylation? It synthesizes synthesis of ATP in the presence of ऑक्सीजन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन की मौजूदगी में एटीपी तैयार करना, दिस इज नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। इस प्रोसेस के लिए द नोब लाइक स्ट्रक्चर्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, F1 पार्टिकल्स, उनकी सरफेस के ऊपर ये रिएक्शन हो रहा होता है और रिएक्शन बहुत सिंपल है। दिस इज द नोब लाइक स्ट्रक्चर, द F1 पार्टिकल। इसकी सरफेस के ऊपर क्या रिएक्शन हो रहा है? इट इज प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, ये माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद है। वन मॉलिक्यूल ऑफ ADP, इट इज फॉस्फोरिलेटेड इनटू ATP। ADP से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाया जा रहा है। इसको प्रोवाइड क्या करना है? एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्रोवाइड करना है और उसके साथ ही साथ कुछ प्रोटॉन्स मूव करके जाएंगे अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से ये कन्वर्जन पॉसिबल हो सकती है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, दिस इज नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ओके, अब इस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के बैक एंड पे क्या चल रहा है? दैट इज अ होल प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। जी स्टूडेंट्स, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? This is the process of respiration which needs oxygen. Okay, वो respiration की type जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो, that is known as aerobic respiration. अब aerobic respiration inside the eukaryotic cells, it is divided into two major steps. इसको दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। The first one is known as glycolysis. Okay, और अगर अलहदा से याद रखना चाहें तो glyco for glucose and lysis for the breakdown, तोड़ने के अमल के लिहाज से। And the second step
It is Krebs cycle. साइंटिस्ट के नाम पे है हैंस क्रेब्स, और रिएक्शन चूंकि साइक्लिक प्रोसेस है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज क्रेब्स साइकिल. ग्लाइकोलिसिस का जो अमल है, इट इज कंप्लीटेड इनसाइड द साइटोप्लाज्म. और जो क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस है, दैट इज कंप्लीटेड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारा टॉपिक है, इसके अंदर रेस्पिरेशन के सेकेंड फेज को कंप्लीट किया जाता है, जिसमें फिर अल्टीमेटली ग्लूकोज जो हमारा ओरिजिनल सबस्ट्रेट था उसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू पायरुवेट, और पायरुवेट को फिर भेज दिया जाता है इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया फिर इसको कन्वर्ट करता है इनटू डिफरेंट इंटरमीडिएट्स, और एट द एंड हमारे पास जो एनर्जी आती है, इट कम्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन. और वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का अमल कहां पे हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद स्पेशलाइज्ड प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस, और उन प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस के साथ हेल्प आउट कौन कर रहा है? हमारे F1 पार्टिकल्स. ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको अभी बताई है. इसके साथ ही साथ जो दूसरी चीज मैं यहां पे आपको एक नया कॉन्सेप्ट देता चलूं, जो कि बड़ी एक सिंपल सी बात है, लेकिन नॉर्मली हम इसको इग्नोर कर देते हैं. ऑलराइट, बट आप इसको याद रखेंगे. और बात क्या है? व्हाई द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज इनफोल्डेड. इसके अंदर ये इनफोल्डिंग्स क्यों बनाई गई हैं? कभी सोचा है आपने? बहुत सिंपल सा इसका जवाब है, और वो भी मैं आपको अभी बता देता हूं. द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज इनफोल्डेड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन ज्यादा होगी, सरफेस एरिया जितना ज्यादा, एनर्जी की पैदावार उतनी ज्यादा. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये था माइटोकॉन्ड्रिया का टॉपिक. इसमें एक आखिरी बात का इजाफा करते चलें, और वो क्या है? द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ऑल्सो हेल्प्स इन फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म. और इस फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म के लिए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इट कंटेन्स द मैट्रिक्स contains coenzymes for this reaction. Alright, तो उसके लिए peroxisomes वाले enzymes, जो कि मैंने आपको बताया था कि वो क्या करते हैं? लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स को मीडियम चेन फैटी एसिड्स में कन्वर्ट किया जाता है, एंड दीज फैटी एसिड्स आर देन ट्रांसफर्ड टू माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया उनको तोड़ के एनर्जी बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है, that is diffused out of the mitochondrial membrane. बिल्कुल इसी तरह से जो एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्रेब्स साइकिल कंप्लीट किया जा रहा है, यहां पे भी एनर्जी पैदा की जाएगी, और उसके बाद जो प्रोडक्ट्स, जो वेस्ट्स हैं साथ जो पैदा हो रहे हैं, प्रोडक्ट तो हमारा एनर्जी है, और एनर्जी के साथ जो बाय प्रोडक्ट्स या वेस्ट प्रोडक्ट्स जो पैदा हो रहे हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, उसको डिफ्यूज आउट करवा दिया जाता है फ्रॉम द मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये हैं कुछ बेसिक बातें जो आप लोग फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के लिहाज से याद रखेंगे. इस पूरे टॉपिक को आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करेंगे. दो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं इसके अंदर. द फर्स्ट वन इज व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल, और दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल. तो उसकी काफी डिटेल मैंने आपको बताई है, इसको अच्छी तरह से स्टडी करें, होपफुली आपके कंसेप्ट्स पहले से बेहतर